हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द टेस्ट स्टडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लेके आए नेक्स्ट 51 to 100 क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने 1 to 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 51 is the displacement current in the dielectric between the plate of 0.1 microfarad capacitor is 1 milliampere. The potential difference between the plate of this capacitor must be changing at the rate of। आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ पोटेंशियल रेट चेंज बताना है। ओके, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, जैसे कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला d∅e/dt, जहाँ पर आपका फाई है फ्लक्स चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो कराइए d∅e/dt। ओके, ये मैक्सवेल इक्वेशन से निकल के आता है। अभी हम अब यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसी को फॉलो करेंगे। अब आपको पता ही है जैसे कि फ्लक्स क्या होता है E.A। ओके, देन यहाँ पर आप एरिया को बाहर लेके आ जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अब फॉर्मूला होता है अपने E होता है आपका V/D, जहाँ पर V हो गया आपका पोटेंशियल एंड D हो गया डिस्टेंस। देन यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं d/dt V/d। अब फिर से अपन कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल के लेके आ जाएंगे, तो ε0A/d dV/dt। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर। ओके, और जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। एंड देन ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी C कैपेसिटेंस। कैसे आएगी? C = QV होता है वैसे तो जनरल, लेकिन हम Q/V को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? QV को हम लिख सकते हैं E/D। ओके, एंड देन यहाँ से आप E को क्या लिख सकते हैं, और E.A यहाँ पे मैं ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये हो गया आपके फ्लक्स। देन इसको आप क्या लिख सकते हैं फाई, और फाई को अपन वापस से क्या फॉलो कर सकते हैं QA, एंड फाई को हम लिख सकते हैं Q/ε0। तो ε ऊपर चला जाएगा एंड ये हो गया आपका D। तो ये C आपका ε0 एरिया एंड दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस की टर्म में भी आ सकता है। ओके, देन इसी को हम यहाँ फॉलो करेंगे, तो आपका आ जाएगा ID = हो गया आपका C dV/dt। और हमें इस टर्म को निकालना है, तो dV/dt = हो जाएगा ID/C। और अभी आपको मिला हुआ है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखा है 1 मिलीएम्पियर एंड कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 0.1 माइक्रोफैरड। देन 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1 × 10⁻⁶। ओके, एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁴ वोल्ट/सेकेंड। ओके, देन आपका ऑप्शन ए सेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वन इज A 10 microfarad electrolyte capacitor connected to 6 volt power supply is fully charged. The displacement current flowing through the dielectric is। तब यहाँ पर वैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो ये पावर सप्लाई लगी हुई है ये किस टाइप की है? ये DC है, और DC इसका मतलब इसमें चेंज होगा ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का अभी अपन ने फॉर्मूला देखा, वो क्या था कि अगर आप फ्लक्स की टर्म में देखेंगे तो भी क्या आएगा, वो आपका चेंज इन फ्लक्स। ओके, और अभी हमने यहाँ इजीली सॉल्व करके देखा, इसको और सिंप्लीफाई करके देखा, तो वो क्या आ रहा था C dV/dt, जो कि क्या शो करता है आपका कि ये जो पावर सप्लाई है आपका जो पोटेंशियल था वो क्या टाइम के साथ वेरी करना चाहिए था। इट्स मीन ये AC होना चाहिए था, लेकिन ये तो DC है, तो इजीली ये क्या आ जाएगा आपका 0। ओके, नेक्स्ट इज 53। द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इज 0.05 कूलम and is decreasing at the rate of 0.5 coulomb per second at an instant during its discharge. What is the displacement current at the instant? अब displacement current वही जो हमने पहले देखा कि ID = क्या होगा आपका, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे उसी टर्म को जो हमने dV/dt की करी, तो ये इजीली ये आ जाएगा। ठीक है, तो dQ/dt अभी आपको मिला हुआ है यहाँ पर 0.05 कूलम, तो आपका ये हो गया चार्ज, एंड जो dQ/dt रेट ऑफ चेंज वो कितना है आपका 0.5 कूलम पर सेकेंड। तो ये
सिंपल से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड इज सेम। ओके, ये इजी था, इसमें सिंपल सा इन्होंने पहले से ही दे रखा था और आपको फॉर्मूला याद होगा तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पिक आउट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइज 10 वोल्ट इट्स डीसी वोल्टेज इज। ओके, अब आपको पिक आउट वोल्टेज का फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा पता होना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा अभी तीनों क्वेश्चन से। तो वी डी सी इज इक्वल्स टू होता है आपका, ये पिकअप वोल्टेज होती है आपकी। ओके, एंड देन ये पाई। ओके, एंड देन 2 इंटू आपका अपने को वी पी दिया हुआ है 10 वोल्ट 10 एंड डिवाइडेड बाय पाई। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 6.6 वोल्ट। ओके, सेम आंसर है, तो आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम 11 sodium is a 2s half state. The difference in energy level arising in the presence of a weak external magnetic field B given in term of Bohr magneton mu B is। तो ये एटॉमिक का क्वेश्चन है जिसमें हम सोडियम की जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आपका ये पी वाली स्टेट हो गई, सॉरी लेवल हो गया, और ये एस वाला लेवल। जब ये वाली कंडीशन कब है, जब यहाँ पे फील्ड भी नहीं लगाया आपने, कोई भी फील्ड नहीं लगाया, ना तो मैग्नेटिक ना इलेक्ट्रिक किसी भी तरह का, और ना ही यहाँ पर अपन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को कंसिडर करके चले, तब ये इस टाइप में होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लेके आएंगे तब क्या होगा कि ये स्प्लिट हो जाएंगे। कैसे स्प्लिट हो जाएंगे? ड्यू टू स्पिन, और स्पिन की वजह से ये 2p 3/2 में हो जाएगा, और ये सॉरी 2s होगा, और ये 2p हाफ हो जाएगा, एंड देन ये तो 2s हाफ ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी अभी तक हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया है, मैग्नेटिक फील्ड अभी तक कोई अप्लाई नहीं। लेकिन जैसे हम फील्ड अप्लाई करेंगे तब ये और स्प्लिटिंग होगी, और ये जे की वैल्यू को दिखा रहे हैं आपकी, ये सारी जे की वैल्यू को दिखा रहे हैं। और जे और आगे स्प्लिट किस में होता है? एम जे में, जो कि क्या होता है -mj टू +mj। तो उसके अकॉर्डिंग अब 3/2 के अकॉर्डिंग एम जे की कितनी वैल्यू हो सकती है? -3/2 -1/2 +1/2 एंड 3/2। ओके, ऐसे ही आपका इसकी भी हो जाएगी। एंड एस अभी यहाँ पे सिर्फ ये आपको 2s 1/2 की बात कर रहे हैं, तो इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, और वो कौन कौन सी होगी आपकी? 2s जो कि आपकी हाफ mj इज इक्वल्स टू हाफ के लिए होगी, और ये हो जाएगी आपकी mj इज इक्वल्स टू -हाफ के लिए हो जाएगी। तो इसमें आपकी एनर्जी आएगी -μb, यहाँ आएगी आपकी एनर्जी μb। यहाँ आपके ये बोर मैग्नेटन को शो कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपने को पता चल रहा है, कितना आ रहा है? 2μb। ओके, ये एटॉमिक का क्वेश्चन था, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे पहले। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये μb भी कैसे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 56, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस इज इंसिडेंट नॉर्मली इन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इफ देयर इज नो एब्जॉर्प्शन बाय द ग्लास इट्स रिफ्लेक्टिविटी इज। तो अब आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी एम्पलीट्यूड बताना है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपको एक तो क्या दे रखा है? फ्री स्पेस, इसका मतलब आपका n1 कितना हो जाएगा? 1, और n2 जो आपका दूसरा मीडियम है उसके आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 3/2। बस सिंपल सा वैल्यू पुट आउट करेंगे, 1 - 3/2 1 + 3/2 एंड देन होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1 - 3/2 कितना हो जाएगा आपका? -1/2 एंड डिवाइडेड बाय, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 ओके, एंड देन होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1/25। ठीक है, एंड देन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.04, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको? 4%। ओके, देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टॉक लाइन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड एट 12.96 सेंटीमीटर पर। कंसिडर द रिजिड रोटेटर अप्रोक्सीमेशन, द रोटेशनल कांस्टेंट इज गिवन बाय। अब अपन ने एटॉमिक का ही क्वेश्चन है ये, इसमें आपको रमन स्पेक्ट्रम में दिया हुआ होता है कि रमन स्पेक्ट्रम में जो फर्स्ट लाइन होती है वो आपकी ऑब्जर्व होती 6b पर। अब हम यहाँ इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बता देते कि हाँ ठीक है इतना स्टार्टिंग में आएगा। तो 6b इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 12.9 सेंटीमीटर
यहाँ से अपने को कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं हम यहाँ पे बी को, तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 12.96 डिवाइडेड बाय 6। एंड ये सिंपल सा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो इजी से पता चल रहा है आपका ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, क्योंकि 6 2 = 12 एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट वन इज 58। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग अ हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन फॉर द लेटेस्ट वाइब्रेशन इन सॉलिड्स। ओके, तो डिबाय ने तो किया था, तो ओबियसली उसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर ही उन्होंने मान के चला था। ड्यूलॉग पेटिने ने भी हार्मोनिक ऑसिलेटर को ही मान के चला था। ऑप्टिकल ब्रांचेस हमारी आइंस्टाइन की वजह से मिली थी हमें, आइंस्टाइन थ्योरी जो थी सॉलिड की स्पेसिफिक कैपेसिटी की, उसमें उन्होंने उसको यही मान के चला था कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सारी के कपलिंग है, तो इसलिए हम इसको भी नहीं लिख सकते। लेकिन थर्मल एक्सपेंशन को हम इससे कर सकते हैं, जैसे कि क्या आ जाएगा इसमें, अगर आप देखिए कि हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के चलते हैं, तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के चलेंगे तब जाके हमारा टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि वो उस लिमिट को क्रॉस करेंगे एंड देन उसके बाद वो कंडक्टिविटी या जो भी शो करेंगे, सॉलिड जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी शो करेगा उसके बाद ही हो पाएगी, तो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिमिट में नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन था थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन शो करने के लिए हमें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर तक जाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। हाई इलास्टिक मॉड्यूलस इन मटेरियल अराइजेस फ्रॉम, और इसका इजी सा आंसर है हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगी तभी आपकी इलास्टिक मॉडुलस होगी, जो क्या होगी, हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल एनर्जी चेंज बी मैक्सिमम। अब ये आपका बोर एनर्जी लो की वजह से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। अब आप यहाँ देख ही रहे हैं कि एन की वैल्यू क्या है, अगर एन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो ओवरऑल टर्म है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और अभी अगर एन की वैल्यू आप मान लीजिए एन इज इक्वल्स टू, बीच वाले को देखने से तो कोई सेंस नहीं निकलेगा, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो या तो आप लोएस्ट को चेक कर लीजिए या आप हाईएस्ट को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप ट्रांजिशन देखेंगे तो आपको उसमें सिंपल सा मिल ही जाएगा। तो जैसे कि अपन मैं फर्स्ट मान के चलती हूँ कि मैं एन इज इक्वल्स टू 4 टू एन इज इक्वल्स टू 5 में ट्रांजिशन करती हूँ, तो इनके बीच में मुझे क्या एनर्जी चेंज मिलेगा, तो ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13.6 एंड ये हो जाएगा आपका NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर। ओके, एंड देन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग कुछ इतना आएगा, लेकिन यही मैं n इज इक्वल्स टू 1 2 n इज इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व करूँगी इसी प्रोसेस को, तो इसमें जो एनर्जी चेंज आएगा वो मेरा आएगा 10.2। तो मेरा मैक्सिमम किसके लिए आ रहा है, जो सबसे लोएस्ट ट्रांजिशन है उसके लिए, तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 इज़ द एग्जाम्पल फॉर मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन डेटा स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें अभी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया था। 45 परमेलो ये एक एलॉय है जो किस किस से बनी होती है, 45% ऑफ निकल एंड 55% ऑफ आयरन। तो ये वैसे तो एक मैग्नेट ही होती है, लेकिन सॉफ्ट मैग्नेट होती है जो ट्रांसफॉर्मर, लेमिनेशन और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग हेड सेंसर के लिए यूज़ में आती है। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये स्टोरेज के लिए काम में आती है। ओके, वैसे ये आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन ये सेंसर के लिए काम में आती है, तो ये वाला तो आपका गलत ही हो गया। उसके बाद बाकी ऑप्शंस पे भी देखेंगे तो ये भी आपका कहीं ना कहीं सारी एलॉय ही है, लेकिन Cr2 इज़ द वन ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि ये आपका किस लिए काम में आता है, आपका लेड आउट वायरस के लिए काम में आता है, जो कि आपकी थर्मोनिक वेल्वेस और उन सब के लिए यूज़ में लेते हैं। तो ये सारा आपका मैग्नेटिक के लिए था, ये भी मैग्नेटिक के लिए काम में आएगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड। ओके, बाकी भी आप सर्च कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज अ करेक्ट बाउंड्री कंडीशन फॉर अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस। ओके, तो अब आपको पता ही है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो तो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक के कंपोनेंट होते हैं नॉर्मल कंपोनेंट,
वो आपके डिसकंटिन्यूड होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो आपके जो सिग्मा एफ है, जो आपकी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ आर कंटिन्यूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63, बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव वी डू नॉट मीन दैट, इसका मतलब हम क्या नहीं समझ सकते हैं। अपने को पता है कि E इज इक्वल्स टू होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई, ओके, एंड डेल क्रॉस E इज इक्वल्स टू जीरो, जो कि क्या शो करता है कि जो आपका वर्क डन है वो क्या होगा, क्लोज पाथ में जीरो होगा इनसाइड द फील्ड। तो ये वाली कंडीशन भी शो हो गई। उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज जीरो, और वैसे भी पता चला कि 3 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, तो ऑलमोस्ट जो बचा हुआ वही आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इसमें आपको सिंपल सा लोरेंट केस ट्रांसफॉर्मेशन था, जो कि डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू होता है माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाय डेल टी। ओके, ये कभी कभी इस फॉर्म में भी दिया होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, जहाँ पे आपके c इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आपकी लोरेंट केस ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन होती है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन से इजी से फॉर्मूले हैं, जो आप वन टाइम में आप शॉर्ट नोट्स के हेल्प से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 इज फॉर अ गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ वेरियस गुड। अब इसी पेपर में स्किन डेप्थ फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन आ गए। अब कल की वीडियो में भी हमने देखा था, जैसे कि स्किन डेप्थ का फॉर्मूला था जिसमें उसने फ्रिक्वेंसी को चेंज करके पूछा था कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आज की में आपको वापस वही फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें कैसे पता चल रहा है, इन्वर्सली इज द स्क्वायर रूट ऑफ कंडक्टिविटी, सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी को शो करे। तो आपका 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 66, व्हेन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ इलेक्ट्रिक फील्ड parallel to the plane of incidence propagate from a medium with refractive index small n to a medium with refractive index n prime. For normal incidence and upon choosing mu is equals to mu prime, the relative amplitude of the refracted wave is given by। तो यहाँ पर आपका ये नॉर्मल हो गया, ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन हो गई, एंड ये आपकी रिफ्लेक्टेड हो गई, और मान लीजिए ये आपकी इंसिडेंस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन सारी को कैलकुलेशन करके देखेंगे, ये भी आपका ईडी का ही क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ट्रांसमिशन वेव के लिए आपको एम्पलीट्यूड मिलता है, तो वही आपका रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगा और उसी का आंसर सेम ही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, उसका फॉर्मूला होता है आपका 2n/n प्लस n प्राइम। यहाँ पर n1 n2 होते हैं, वैसे इन्होंने n प्राइम दिया हुआ है, तो सेम ही हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैज़ ए स्टैटिक लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 इज अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैज़ ए स्टैटिक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप सिंपल सा वर्ड्स को देखिए। स्टैटिक लीनियर चार्ज, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है, और ये स्टैटिक लीनियर चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर नॉट मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। तो आपका जो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया आपका डेल डॉट बी, जो कि क्या होता है आपका मोनोपोल को शो करता है कि मोनोपोल नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसलिए ये हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई आपकी सेकेंड एंड सॉरी ये हो गया आपकी फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड होती है। ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, ये सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है, और ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है। ओके सॉरी, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंड ये सेकेंड। ओके, और ये होती है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये आपकी एक इक्वेशन तो है, लेकिन ये मैक्सवेल इक्वेशन की काउंटिंग में नहीं आती। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 69, अ पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक सिलेंडर बना लीजिए, और उसके सेंटर में हम एक चार्ज कंसीडर करके रख लेते हैं, मान लीजिए वो यहाँ पर है। अब इसको करने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक डिस्क को कंसीडर करेंगे, कि मान लीजिए एक डिस्क है जिसमें से हमने काटी इसमें से, और इसमें से कट करके इसकी
थिकनेस है dx, ओके। एंड देन ये यहाँ पर है q और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है x, और ये हो गया आपका इसका जो सरफेस, और ये आपका इनके बीच से एंगल थीटा, और यही थीटा कहाँ जाएगा, ओके। अगर मैं इसको स्मॉल r मान लेती हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहती हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा आपका यहाँ से E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। देन यहाँ पे के क्यू और आर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आर, यहाँ पर आपको रेडियस दे ही रखी है कितनी है आर, तो ये हो गई आपकी कैपिटल आर, ओके। देन ये क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपने को फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे हम, डी फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस L/2 टू L/2। ये मैंने लिमिट क्यों ली है, क्योंकि ये सेंटर पे चार्ज रखा है, तो मैं पूरे की लेंथ कितनी है L, तो मैं इसको मान लेती हूँ कि इधर से L/2 और इधर से L/2, तो ये कितना होता है अपने फॉर्मूला E डॉट ए होता है, और यहाँ पर हम ए क्या लेके चलेंगे कि इस कंप्लीट डिस्क से मिलके बना हुआ मान रहे हैं हम सिलेंडर को, तो 2πr इंटू इसकी थिकनेस, तो ये हो गया आपका एरिया। बस इस वैल्यू को यहाँ पुट आउट कर देंगे एंड देन हम सॉल्व करेंगे, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2πr इंटू डी एक्स, ओके। एंड देन ये माइनस L/2 यहाँ लिख देते हैं, माइनस L/2 टू प्लस L/2, ये हो गया आपका फ्लक्स। अब आप बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो के क्यू 2πr इसको बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन माइनस L/2 टू L/2 dx आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। देन इसको आप सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जब हम k की वैल्यू रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये L/2 कहीं से कैंसिल होके ये भी रिमूव हो जाएंगे, ओके। एंड देन हम वैल्यू पुट आउट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद ये आ जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा। तो ये आपका किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 70 इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार रूज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि टोटल सम अगर चार्जेस का ज़ीरो नहीं आता है और वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और कहाँ तक के लिए बात करें हम, एक ग्रेट डिस्टेंस के लिए, तो ग्रेट डिस्टेंस के लिए आप एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं उसको, और पॉइंट चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल भी जीरो नहीं होगा, एंड देन वो क्या हो सकता है आपका स्फीयर, तो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 टू चार्ज पार्टिकल traverse identical helical path in a completely opposite sense in a uniform magnetic field B is equals to B naught K cap, मतलब आपका Z डायरेक्शन में, then they have equal Z component of momenta, they must have equal charges, they necessarily represent a particle antiparticle pair, और फोर्थ ऑप्शन है the charge to mass ratio सेटिस्फाई। तो इसमें क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब उन दोनों के मास तो क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद दोनों अपोजिट हेलिकल पाथ को फॉलो करते हैं, अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा हेलिकल पाथ के इस डायरेक्शन में आएगा, ओके। और इन दोनों की रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन इनका जो Z कंपोनेंट है मोमेंटा, वो हम नहीं कह सकते कि वो सेम होगा, ओके। तो इसमें एक ही कंडीशन फॉलो होगी आपकी कि जो दोनों चार्जेस है वो चार्ज मास रेशो होता है उसको सेटिस्फाइड करते हैं, ये एक फिक्स क्वांटिटी है, तो हम ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर अ वेक्टर पोटेंशियल ए डज नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी नॉट अलोंग द Z डायरेक्शन। जहाँ तक मुझे याद है इस क्वेश्चन का उन्होंने मतलब डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कैसे क्या करना होता है। बी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, वेक्टर पोटेंशियल से निकाल सकते हैं हम कर्ल करके, ओके। बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए। अगर मैं आपको एक निकाल के दिखाऊं तो उसके हिसाब से आप सारे चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं कि ये इसके साथ फॉलो करता है कि नहीं करता है। बी नॉट आपका कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए, Z डायरेक्शन में आना चाहिए। अगर Z डायरेक्शन आपको मिलती है तो इसका मतलब हो जाएगा सेटिस्फाई, नहीं मिलती है तो नहीं होगा। तो हम सी ऑप्शन को लेके चलते हैं, तो B इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम डेल के साथ, तो
डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। एंड आपका ए कितना हो जाएगा, माइनस बी नोट वाई बाई टू एंड बी नोट वाई बाई टू एंड ये 0। ओके, तो आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, आई कैप कॉम्पोनेंट भी नहीं बन रहा है, जे कैप कॉम्पोनेंट देखेंगे हम कि जे केप वाले कंपोनेंट कितने आ रहे हैं, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0। के केप वाले कंपोनेंट देखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो मतलब आपका बी ये जो कौन सी डायरेक्शन में मिल रहा है हमने को, के केप में मिल रहा है, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा वो मैं नहीं लिख रही हूँ। ओके, उसके बाद अगर आप फर्स्ट सेकंड को करके देखेंगे तो उसमें भी हमें के केप का कंपोनेंट मिल रहा है, मतलब वो अलोंग दी जेड डायरेक्शन आ रहा है। और इसमें हमने को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डज नॉट रिप्रेजेंट। इसमें आपका ओवरऑल आंसर जो है ना वो बी के लिए 0 आ रहा है, मतलब आपका कोई सा भी कंपोनेंट नहीं मिल रहा। आई थिंक इसी वजह से उन्होंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, तो आप देख लेना थोड़ा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 73। इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इज। ये आपको जो सर्किट दिख रहा है ये एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, जो कि जेनर डायोड की वजह से होता है। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है ये एक, ठीक है, जिसमें हम वोल्टेज रेगुलेटर के कैसे वर्क करेगा। जेनर डायोड जैसा कि आपको पता है रिवर्स बायस में वर्क करता है। जेनर डायोड क्या करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिवर्स बायस में काम करेगा तो हम उसको वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के रूप में काम करेगा। तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे कि एक बार, वैसे वोल्टेज रेगुलेटर है कि नहीं इसको चेक करने का भी एक तरीका होता है कि आप पहले क्या करो, जेनर डायोड को यहाँ से बिल्कुल ही रिमूव कर दो एंड देन उसके बाद आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो निकाल के देखो। अगर आउटपुट वोल्टेज क्या आती है आपकी, ग्रेटर देन आती है VZ से, तब तो क्या हो जाएगा आपका ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर V0 इज़ लेस देन VZ आती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि VZ मतलब आपकी जो जेनर डायोड को जितनी मिनिमम वोल्टेज चाहिए, जितनी कट ऑफ वोल्टेज है उसकी, उतनी वोल्टेज अगर आप उसको सप्लाई नहीं दे पाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब वो ओपन सर्किट की तरह यूज़ में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे भी चेक करके देखते हैं, अगर आपको वोल्टेज रेगुलेटर के लिए पहले चेक भी करना पड़ सकता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए हम चेक करके देखते हैं तो हमने जेनर डायोड को रिमूव कर दिया, तो ये सिर्फ ये मान लीजिए, मैं इसको पूरा डायग्राम नहीं बना पाऊँगी, आप इतना सा चेक कर लेना कि इसको हटा दिया तो VI माइनस, अब VI माइनस VI इज इक्वल्स टू आपका हो गया, मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I 3I प्लस 2I। ओके, ये आपकी करंट और ये दोनों आपकी ये रेजिस्टेंस हो गए, किलो में थे। ओके, मैंने किलो में बाहर लिख दिया। उसके बाद 40 वोल्ट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 किलो ओम, ओके, इंटू I। तो उसके बाद कितना हो जाएगा, 8 मिली एम्पीयर। ये हो गई आपकी करंट। और अगर मैं V0 निकालूँ तो V0 कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर, IR। ओके, IR ये लोड रेजिस्टेंस होता है आपका। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 2 16, जो कि क्या हो रहा है आपके जेनर डायोड की जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये किस में वर्क करेगा, वर्क इज वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, तो इसी के साथ हम वोल्टेज रेगुलेटर की कंडीशन लगाते हुए चलेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर की कंडीशन क्या होगी इसमें, अब हमारी IR इज इक्वल्स टू VI माइनस VZ डिवाइडेड बाय R, कि यहाँ से यहाँ तक कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ की करंट को हम IR कंसीडर करके चलेंगे। उसके बाद यहाँ जो करंट आ रही है उसको हम IL कंसीडर करके चलेंगे, और यहाँ जो करंट आ रही है उसको हम IZ करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 40 माइनस 10 इज़ डिवाइडेड बाय 3 के, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 के इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 10 मिली एम्पीयर। ये हो गई आपकी IR। अब V0 निकालेंगे हम, V0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, वही जो VZ होगा, और वो कितना होगा 10 वोल्ट। तो V0 इज इक्वल्स टू, अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा क्या होता है, IL/RL। यही हमें निकालना था कि जो आपकी लोड के ऊपर कितनी करंट सप्लाई होगी। ओके, तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू IL इंटू RL, और RL कितना है अपना 2 किलो। ओके, तो कितना आ जाएगा, IL 10 डिवाइडेड बाई 2K इज इक्वल्स टू 5 मिली एम्पीयर। तो आपका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कभी कभी आपको चेक करना हो सकता है, अदरवाइज कभी कभी दिया भी हो सकता है, लेकिन हम
थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या पता ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करता है या अभी नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 74 इज द चार्ज कैरियर डेंसिटी इन द डिप्लेशन लेयर ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन इज नॉट आइडियली जीरो बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, थर्मल पेयर प्रोडक्शन, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन तो आपका क्या होता है कि जो आपके कैरियर चार्जेस है उनके फ्लो की वजह से जो वेलोसिटी है वो उसको ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बोलते हैं, कि पी से एन से पी में आने वाली, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन भी वही कहलाता है कि वो इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो आंसर होगा आपका वो होगा थर्मल पेयर प्रोडक्शन। ओके, क्योंकि अनबायस्ड पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं हम अभी, इस वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट रेडियस ए नॉट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, अ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम हैज़ इट्स ग्राउंड स्टेट रेडियस इज। तो आपको बोर रेडियस वाली फॉर्मूले को यूज़ करना है इसमें। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आता है आर एन इज इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, जहाँ पे आपका स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो करता है, और जेड आपका एटॉमिक नंबर को, और ए नॉट को हम बोर रेडियस जान के चलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एच क्रॉस स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ओके, जिसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम बोर रेडियस बोलते हैं। अब अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करती हूँ तो हाइड्रोजन के लिए एन भी 1 हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में, और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, तो इसकी एटॉमिक रेडियस तो एन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं हीलियम के लिए बात करूँगी तो वो कितना आएगा आपका ए नॉट, एंड ग्राउंड स्टेट के लिए तो एन इज इक्वल्स टू 1 और एटॉमिक नंबर होता है 2, तो ये हो जाएगा ए नॉट बाय 2। तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज वन गोज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी ऑसिलेट विद स्लोली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये ना तो गाउसियन होगी ना एक्सपोनेंशियली होगी, क्योंकि ये क्या गाउसियन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि गाउसियन में आपको एक हाईएस्ट पीक मिलेगा, जो ऐसा पीक आने के बाद ऐसा तो नहीं कि बस वो डिक्रीज ही होती रहेगी, नहीं, वो बढ़ भी सकती है, कभी घट भी सकती है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस भी नहीं बोल सकते हम इसको कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ही होगी, इसलिए इसका ऑसिलेटिंग हो सकता है आंसर। ओके, ये थोड़ा आप डाउट भी है मुझे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है यही होगा, और ऑप्शन भी यही मैच कर रहा है, क्योंकि ये दोनों तो हम नहीं मान के चलते और रिमेन कांस्टेंट भी नहीं रहेगी, तो थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 77 द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन अराइजेस फ्रॉम, ये एटॉमिक का आ गया आपका, जिसमें आपको पता है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ 1 इलेक्ट्रॉन एटम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल्स फॉर द पॉसिबल एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ एल इज इक्वल्स टू 2। एल इज इक्वल्स टू 2 के लिए बात करें तो एल इज इक्वल्स टू 2 को हम बोल के चलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको हम, ये कौन सी सबशेल को शो करता है, डी सबशेल को। तो यहाँ पर आप पी वाला तो वैसे ही हटा दीजिए, ये और ये डी पी वाले कॉम्बिनेशन भी हटा सकते हैं, तो बचा ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो उसमें भी हम देखेंगे कि एल इज इक्वल्स टू 2 है, और ये जो आपका सबस्क्रिप्ट में शो करते हैं ये जे को शो करते हैं, और आपको पता है कि एस इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका हाफ, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो एस इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा, तो जे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एल प्लस एस टू एल माइनस एस, तो 2 माइनस हाफ टू कितना हो जाएगा ये 2 प्लस हाफ, जो कि आपको क्या देगा 3/2 एंड 5/2। तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 79 is a beam of neutral atom passes through a Stern-Gerlach apparatus. 5 equal spaced line are observed. The total angular momentum of the atom is, आपको जो स्प्लिटिंग दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5, और स्प्लिटिंग अपने को पता है क्या होती है 12 + 1 की टर्म में होती है, तो आप इससे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। एंड एल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 - 1 इज डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये 2। और टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका √L L + 1 और इंटू H क्रॉस, तो ये कितना आ जाएगा आपका √2 2 + 1, तो ये हो जाएगा √6 H क्रॉस। ओके, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 80 व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड ऑफ CO2 मॉलिक्यूल एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर रमन एक्टिव एंड हाउ मेनी आर इंफ्रारेड एक्टिव। ओके, तो जो आपके CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके 3 टाइप के आपको मिल सकते हैं। एक तो इसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो भी होता है, तो अगर इसे मान के चले तो हम 4 हो गए, लेकिन उन 4 में से फिर एक दोनों ही शो नहीं करता है, ना ही रमन करता है ना IR एक्टिव करता है, तो हम इसलिए 3 ही मान के चलेंगे। एक तो हो गया आपका ये सिमेट्रिकल वाला जिसमें वो ऐसे वाइब्रेट
करेंगे। ओके, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक हो जाएगा आपका बेंडिंग वाला, उसके बाद हो जाएगा एक आपका एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब वो दोनों ऐसे एक के पीछे एक वाइब्रेट करेंगे। ओके, सॉरी, इसको एक के पीछे एक नहीं, मतलब आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो ये हो गया आपका एसिमेट्रिकल, ये हो गया आपका सिमेट्रिकल स्ट्रेट, ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेट, और ये हो गया आपका बेंडिंग। तो ओवरऑल आपके हो गए 3 वाइब्रेशनल मोड। तो ऑप्शन उसमें से आपके 1 जो होगा वो आपका रमन एक्टिव शो करेगा, और बाकी के जो 2 होंगे जो आपके ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, वो क्या शो करते हैं, IR एक्टिव। ओके, तो ये दोनों IR को शो करते हैं, और जो बैंड वाला है वो किसको करता है, आपका रमन एक्टिव को। तो ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट। 81 नेक्स्ट क्वेश्चन, a spectral line at 1 centimeter per correspond to which type of transition and occur in which region of the electromagnetic spectrum। ओके, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वेव वेक्टर दे रखा है जो भी आप 1 सेंटीमीटर पर। ओके, इसे आप 1/λ करके भी निकाल सकते हैं, तो भी 1 सेंटीमीटर पर के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, और जो कि आपका सबसे लोएस्ट में आता है, लोएस्ट में और मतलब जस्ट स्टार्टिंग में आता है, तो ये आपका रोटेशनल माइक्रोवेव रीजन को शो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस डिफरेंट रोटेशनल स्पेक्ट्रा इवन दो द एटम्स आर नोन टू हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस लीड्स टू द कंक्लूजन दैट द एटम मस्ट बी। अब यहाँ पे आप होमोन्यूक्लियर से कंफ्यूज मत होना। होमोन्यूक्लियर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों सेम होंगे। अब जब दोनों के सेम होंगे, इसका मतलब आपका जो प्रोटॉन नंबर है वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83 द टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ऑफ HCP। तो HCP का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ऊपर आपका एक हेक्सागोनल जैसे बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड नीचे भी सेम इस टाइप का आपका एक बेंजीन बना होता है। ठीक है, एंड देन यहाँ से जोड़ देंगे हम इनको, लाइंस को मिला देंगे ऐसे, और उनके बीच में भी 3 होते हैं, उनके सेंटर में भी एक एक होता है, और इन कॉर्नर्स पे भी होते हैं। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से शो कर देती हूँ। तो ये आपके जो ये वाले ये हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये 2 इंटू हाफ प्लस, और ये बाकी 3 ऐसे कैसे ऐड कर दो आप, अंदर की तरफ रहते हैं क्योंकि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, तो 3 अंदर क्लोज करने के लिए रखे होते हैं, बाकी जो ये 1/6 कंट्रीब्यूट करते हैं 6 पार्ट का, और ये कितने ऐसे, एक ऊपर भी और ऐसा कैसा नीचे भी, तो हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा आपके 1 + 4, एंड ये कितना हो जाएगा 2, तो ओवरऑल हो गया 6। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 84 मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन विच कट द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस इन द रेशो A 3b/2 - 2c इज। तो एच के निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ तो आपकी जो लेंथ ऑफ होती है क्यूब की वो लिखते हैं हम, एंड नीचे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे जो रेशो, जिस रेशो में वो उसको कट करते हैं। ओके, तो ये हो गया -2c। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:2 1/3:2 -1/2। जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -6:2 -2, और ये कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब फिर माइनस भी कॉमन ले सकते हैं अपन क्योंकि यहाँ इस टाइप का नहीं दिख रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 6:2 -3, और यहाँ पर माइनस को हम बाहर से शो करते, तो ये हो गया आपके HKL। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Einstein's theory conclude that at lower temperature the specific heat of solid। अब आइंस्टाइन थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है CV = 3n h × ओमेगा e⁻θe /T और इंटू थीटा ई, या थीटा ई आपका है आइंस्टाइन कोफिशिएंट। ओके, एंड T² θe /T -1 का होल स्क्वायर। ओके, एंड देन अगर आप लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो T < θe हो जाएगा, एंड CV इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा -θe /T, जो कि आपको क्या शो कर रहा है कि लो टेम्परेचर पे क्या होगा, ये आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेज होगा। तो आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज आपको दे रखा है
द एनर्जी इन क्रिस्टल लैटिस इज गिवन बाय द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला आपका क्या होता है, m स्टार इज इक्वल्स टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन d2e बाय dk स्क्वायर। ओके, एंड देन यहाँ से अपन इसको निकालेंगे तो d2e बाय डी कितना हो जाएगा आपका, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 4, तो m स्टार कितना हो जाएगा आपका h क्रॉस स्क्वायर बाय 4, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 87 द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस विच हैज़ kx ky इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ए एंड एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ kx इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ए और ky इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ई के इज इक्वल्स टू होता है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एंड k स्क्वायर, जहाँ पर k आपका क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्शनल टर्म में लिखें तो kx स्क्वायर ky स्क्वायर एंड 2 डायमेंशनल है तो हम अभी 2D में z को नहीं मान के चलते। ओके, ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम फर्स्ट के लिए बात करके चलेंगे तो कितना आ जाएगा, e(k1) h कट स्क्वायर 2m और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर a स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर a स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर m a स्क्वायर, ये हो जाएगी आपके फर्स्ट के लिए। ओके, अगर हम सेकेंड की बात करेंगे e(k2) तो कितना आ जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर 2m kx स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे हम, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि kx स्क्वायर की जगह रखेंगे पाई स्क्वायर a स्क्वायर और ky की जगह 0, तो ये हो जाएगा आपका h क्रॉस स्क्वायर 2m पाई स्क्वायर है। और जब हम दोनों का रेशो निकालेंगे तो आप देख ही सकते हैं ये कितना आ रहा है आपका, डिवाइडेड बाय 2x आ रहा है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये e2 इज डिवाइडेड बाय e1, तो कितना हो जाएगा आपका 2, तो ऑप्शन थर्ड वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इन्होंने आपको जो डेटा है वो प्रॉपर नहीं दिया हुआ, इनकम्प्लीट डेटा है, तो इस क्वेश्चन को हम भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें उन्हों को इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी रिक्वायरमेंट थी इसमें, ठीक है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इन्होंने वैसे डिलीट ही किया था तो इसको छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 89 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पेलिट्रेस इफेक्ट। तो पेलिट्रेस इफेक्ट के लिए क्या सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें रिवर्सिबल इफेक्ट होता है, ये एक जंक्शंस के लिए यूज़ में होता है, और इसमें जो हीट और कूलिंग इफेक्ट है वो भी होता है, तो ऑप्शन थर्ड इज ये इसके लिए फॉलो नहीं होता है, तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इन एन आइसोट्रोपिक क्यूबिक सॉलिड, तो कितने होते हैं क्यूबिक में, क्या मान के चलेंगे, क्यूब में कितनी डायमेंशन होगी आपकी ए बी सी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 91 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल क्लास द रिपीटिव इंटरवल आर डिफरेंट अलॉन्ग द 3 एक्सिस, ऑल 3 एक्सिस, ठीक है, तो उसके लिए टेट्रागोनल में तो आपको पता है क्या होगा, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी नॉट आएगा। ओके, एंड ट्राइगोनल के लिए होता है a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, हेक्सागोनल के लिए होता है a इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, मोनोक्लिनिक होता है जिसके लिए होता है a इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 द टेम्परेचर बिलो विच सर्टेन मटेरियल आर एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड अबाव विच दे आर पैरामैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए आपका होता है नील टेम्परेचर। ओके, अगर यहाँ फेरोमैग्नेटिक की बात करते तो हम क्यूरी टेम्परेचर पे जाते, लेकिन अभी हम एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो वो नील टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल इज एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वैसे तो डाईमैग्नेटिक के लिए जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ही होती है, लेकिन अगर हम एज लॉन्ग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो इस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी, ठीक है ना। हम इसको सारे सर्कमटेंस में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर आपका थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंड होगा तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 94 द वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय एनर्जी इंटरवल ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसका ऑप्शन सिंपल सा आंसर है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये जब हम वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सरे, गामा एंड ये सारे डिटेल्स में स्टडी करते हैं, तो जब मॉलिक्यूलर स्टडी करेंगे तब ये
स्टार्टिंग में ही आपका वहाँ होता है कि हाँ कौन से स्पेक्ट्रा किस किस रेंज में होते हैं। ओके, तो वहाँ से पता चल जाता है। नेक्स्ट वन इज 95, द रोटेशनल फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस लाइन सेपरेटेड बाय एन अमाउंट ऑफ, तो किस अमाउंट से होता है वो, 2b से सेपरेटेड होता है, ठीक है, रोटेशनल में। तो जहाँ पर आपकी b की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी h अपॉन 8π² i, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा h4π² i। तो आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज 96, j इज इक्वल्स टू 0 to 1 ट्रांजिशन कर रहे हो, j 0 to 1 ट्रांजिशन करे, जिसमें HCl में आपको दे रखा है कितना आएगा उसमें 20.68 सेंटीमीटर पर। रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल टू बी रिजिड रोटेटर, द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन इज, तो इसके लिए वेवलेंथ निकालनी, तो हमें पता है स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है रिजिड रोटेटर में 2j+1b, जब हम ट्रांजिशन करते हैं j2j+1। अब अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ फर्स्ट में कि 0 to 1 ट्रांजिशन में बात करते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा ये 20.68 इज इक्वल्स टू 2, और j+1 की जगह हम क्या रखेंगे 1 और ये b, तो ये कितना आ जाएगा 2b। तो 2b की वैल्यू हो गई आपकी 20.68 पर सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर मैं ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट करती हूँ 14 to 15। ओके, तो उसमें आपका v आपको क्या मिलेगा 2 × j+1 की जगह आ गया 15 × b, तो ये हो गया आपका 30, या फिर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो कितना आ जाएगा, हमने 2b की वैल्यू पहले ही निकाल रखी है 20.68 × 15, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके आप देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आएगा 310 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ निकल के आ रहा है। एक मिनट में कैलकुलेशन देख लेती हूँ, 0.2 पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ जाएगा, ये आपका आया वेव नंबर, हमें निकालना है लैम्डा, तो ये 1/λ होता है, तो आप इसको डिवाइड भी करके और इजीली निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/310 पॉइंट सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो 32 - 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 97, द चीफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ रिजॉल्व द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द बामर सीरीज लाइन H अल्फा इज, इसका आंसर है डॉपलर इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्जर्व्ड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाई एटम्स। तो इसमें से प्रिंसिपल मिलती है हमें, वैसे तो हम सारी के बारे में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन जब एल्कलाई जैसे कि हमें सोडियम के बारे में बात कर रहे थे, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें सोडियम, इसमें आपको सिर्फ प्रिंसिपल ही मिली थी। क्यों? क्योंकि हम 3s से क्योंकि हम इसमें 2p से 2s ट्रांजिशन ही कर रहे थे। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पे हम प्रिंसिपल ही मिलती है और दूसरी लाइन से नहीं मिल रही। नेक्स्ट वन इज 99, द डिफ्रेक्शन कंडीशन फॉर अ क्रिस्टल लैटिस वाइल k and g आर द वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट एंड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर रेस्पेक्टिवली इज। तो आपको पता है कंडीशन क्या होती है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की, आपके g² + 2k.g इज इक्वल्स टू 0 एंड g² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -k.g। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना, और वो क्या रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब हम इस नेगेटिव को नहीं लेके चलेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2k.g। तो आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ओके, लास्ट आज की वीडियो का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। फॉर अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर द फॉलोइंग डिफ्रेक्शन peaks may be observed in the X-ray diffraction experiment। तो FCC हो गया ये, और FCC के लिए हमें पता होता है कि जो HKL वाले जो होते हैं, HKL किस किस में अलाउड होते हैं, किस किस में नहीं होते। अगर ये HKL जितने भी, ये सारे क्या है, ऑल आर इवन, ये सारे इवन है, और ऑल आर ओड, तो ये क्या होगा सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ पे तो मिक्सड है, ये भी मिक्सड है, ये तीनों ओड है, लेकिन यहाँ पे मिक्सड आ गया, फिर ये मिक्सड आ गया, ये मिक्सड आ गया, तो ओवरऑल ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, तो ये हो गए आज की हमारी वीडियो के ऑल 51 to 100 क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड देन हम करेक्ट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।
Thank you for watching me. Thanks.